नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 2 शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी इसे हम कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि इसके नाम को हम अब विस्तार रूप से देखें तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय और फलन 3 शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिलोम और त्रिकोणमितीय और फलन। तो फलन की चर्चा हम अध्याय 1 में कर चुके हैं। अब हमें त्रिकोणमितीय फलन को देखना है और उसके बाद में उनका प्रतिलोम इनवर्स डिफाइन हो सकता है क्या, तो उनके बारे में विस्तृत रूप से हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा फलन को आपके दिमाग में फिर मेमोराइज करवा देते हैं। ध्यान से देखते हैं एक बार पुनः फलन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। एक बार पुनः बता देते हैं फलन, क्योंकि फलन फिर प्रतिलोम फलन और फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो इसको ही हम आसानी से समझ पाएंगे। अगर किसी ने पहला अध्याय नहीं ध्यान दिया है तो अब वो वापस देख सकता है, क्योंकि ये समझना अत्यंत आवश्यक है। इसी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अभी जो पूरा साल मिला है वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है। तो इन कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है। तो एक बार पुनः ध्यान से देखिए, फलन जिसको हम फंक्शन कहते हैं, एक समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण f एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत a का प्रत्येक अवयव b के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है और a को फलन का प्रांतर, b को क्या कहते हैं, सह प्रांत। a डोमेन है और b को डोमेन है और प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय परिसर या f a रेंज सेट कहलाता है। इसे f a से लिखते हैं और फलन को f सच दैट a से b सच दैट इस प्रकार है f a इज इक्वल टू b फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a के लिए, a के प्रत्येक अवयव के लिए ये होना चाहिए, b विद्यमान होना चाहिए। तो इसे चित्रात्मक निरूपण द्वारा ये लिखा जा सकता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसमें a से b में a में 4 अवयव है, a1 a2 a3 a4। ये क्या हैं, इनके अवयव एलिमेंट्स हैं और ये इनके लिए यहाँ पर बैठे हैं b1 b2 b3 b4। अब इनमें एक रूल है कि a1 है उसकी f इमेज है वो b1 है, a2 की f इमेज b2 है, a3 की f इमेज b3 है, a4 की b है। तो इसका कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। समुच्चय a से b में परिभाषित एक फलन एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत a का प्रत्येक अवयव b के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। तो a का प्रत्येक, a का कोई भी अवयव खाली नहीं रह सकता, इसका खाली रह सकता है। तो इसको प्रांत और सह प्रांत, मैंने आपको पुत्र पुत्री और पिता का एग्जाम्पल भी बताया कि ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं हो सकता किसी पुत्र या पुत्री के पिता न हो, ऐसा हो सकता है किसी पिता के पुत्र या पुत्री न हो, ऐसा हो सकता है सभी पुत्र या पुत्री एक पिता की संतान हो, सारे विवेक पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता एक पुत्र या एक पुत्री के 2 पिता हो, तो ये 2 पे जाएगा तो यूनिकनेस भंग हो जाएगी। तो इस फलन को आपको क्लियरली ये समझने के लिए एग्जाम्पल है, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमने समझने के लिए यहाँ पे रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रांत में अवयव a1 a2 a3 a4 है और सह प्रांत में b1 b2 b3 b4 है, जबकि परिसर प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय परिसर क्या है, b1 b2 b3 ही है, सह प्रांत परिसर के बराबर यहाँ पे नहीं है। फिर हमने फलनों के प्रकार के अंतर्गत हमने एक ही फलन की चर्चा की थी, इसको पुनः देखते हैं क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है। एक फलन का प्रतिलोम फलन तभी डिफाइन किया जा सकता है जबकि मूल फलन एक ही आच्छादक हो। तो अगर एक ही कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो ध्यान से देखिए, एक ही फलन जिसको वन वन फंक्शन भी बोलते हैं। तो एक फलन a से b में परिभाषित है, एक ही कहलाता है यदि x y a के अवयव हैं और ये 2 डेफिनेशन हो सकती है, x और y बराबर नहीं है तो फिर उनकी इमेज भी बराबर नहीं है, और अगर इमेज बराबर है तो अवयव भी बराबर है। ये थोड़ी टिपिकल डेफिनेशन हो सकती है, आप इसको ध्यान से समझें। तो ये आसान से अलग अलग अवयव अलग अलग इमेज। तो यहाँ पे 4 अवयव a1 a2 a3 a4 और एक नियम हमने समझने की दृष्टि से उदाहरण ले लिया, और b में b1 b2 b3 b4 b5 तक एलिमेंट है। तो ये इस पे जा रहा है, b1 पे जा रहा है, a2 जा रहा है b2 पे, a3 जा रहा है b3 पे, a4 जा रहा है b4, अर्थात a4 की f इमेज क्या है, b4 है। तो ये एक ही है, अलग अलग अवयव की अलग अलग इमेज है।
लेकिन यह आच्छादक नहीं है क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब फलन में विद्यमान नहीं है, यहाँ पे खाली रह रहे हैं। तो ये एक ही फलन की डेफिनेशन हो गई उदाहरण सहित। अब पुनः एक बार आच्छादक को देखते हैं। तो आच्छादक फलन कौन सा होता है? एक फलन है एफ सच दैट ए से बी में आच्छादक कहलाएगा यदि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो, अर्थात सहप्रांत में कोई अवयव खाली नहीं हो, अर्थात सहप्रांत बराबर परिसर के हो। फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, ए से बी में एक एफ रूल दिया हुआ है चित्रानुसार। तो फॉर ऑल इसके प्रत्येक अवयव के लिए फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए इसके लिए, सच दैट एफ इज इक्वल टू बी। तो इधर तो कोई खाली रहेगा नहीं, इस बार इधर भी कोई खाली नहीं रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं आच्छादक। तो ये इस पे जा रही इसकी, और A2 की A2 की एफ इमेज B2 और A3 की B3 है, A4 और A5 की B4 है। तो इधर से इधर ये क्या है? ये सहप्रांत के प्रत्येक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए ये आच्छादक फलन है। अब हम देखते हैं एक फलन का प्रतिलोम फलन कब डिफाइन किया जा सकता है। तो एक फलन एफ सच दैट ए से बी इस प्रकार है कि सच दैट एफ इज इक्वल टू बी का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स, जो कि इधर से इधर बी से ए की तरफ होगा, फलन होगा, फलन का प्रतिलोम यानी रिवर्स फंक्शन है, बी से ए में तभी और केवल तभी परिभाषित होगा, इफ एंड ओनली डिफाइन परिभाषित किया जा सकता है यदि मूल फलन है एफ ए से बी में एक की आच्छादक हो। तो अब हम एक कंडीशन पे विचार करते हैं, क्या केवल एक की स्थिति में प्रतिलोम फलन डिफाइन किया जा सकता है क्या? तो ए में A1 A2 A3 A4 चार एलिमेंट है, बी में B1 B2 B3 B4 B5 है। तो ये 1 1 है, एक ही है, लेकिन ये आच्छादक नहीं है क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब अर्थात B5 की प्री इमेज है नहीं। इधर से इधर इमेज है तो इधर से इधर प्री इमेज है, तो B5 की प्री इमेज नहीं है, लेकिन ये एक ही है, आच्छादक नहीं है। तो क्या इधर से इधर फलन है क्या? ये तो इधर से इधर फलन होगा तो ये प्रांत और ये सहप्रांत हो जाएगा। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए सहप्रांत में। तो इधर तो ये खाली रह गया, तो इधर से इधर ये फलन नहीं परिभाषित किया जा सकता। अब पुनः दूसरी कंडीशन पे विचार करते हैं। इसमें एक फलन लिया गया है जो केवल आच्छादक है, अर्थात इन दो अवयव की इमेज है वो B1 पे जा रही है और A3 की B2 पे जा रही है, A4 की B3 पे जा रही है, A5 की B4 पे जा रही है। तो यहाँ से यहाँ पर सभी, इधर से कोई खाली नहीं है, तो इधर से इधर ये है, फलन है क्या ये देखना, ये केवल आच्छादक है कि नहीं है क्योंकि ये दो एलिमेंट इस पे जा रहे हैं। तो इस तरह से इधर फलन नहीं होगा क्योंकि इधर से इधर माने तो ये एक पुत्री या पुत्री होगी, इसके दो पिता। तो इस हिसाब से ये संभव नहीं होगा, एक एलिमेंट की दो इमेज इधर ये नहीं होगा, तो फलन नहीं होगा। तो केवल आच्छादक की स्थिति में भी ये फलन डिफाइन नहीं होगा। अब नीचे दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति ली गई है, उसमें फलन है वो एक की और आच्छादक है। ध्यान से देखिए आप, एक की और आच्छादक है। तो एक की अलग अलग अवयव की अलग अलग इमेज है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव को पूर्व प्रतिबिंब है, तो एक की और आच्छादक है। तो इधर से इधर भी फलन है, इधर से इधर भी फलन डिफाइन किया जा सकता है। तो प्रतिलोम फलन केवल और केवल इस स्थिति में जब मूल फलन एक की आच्छादक है तब डिफाइन किया जा सकता है। अब हमने फलन और प्रतिलोम फलन को भी पुनः, प्रतिलोम अर्थात एक ही के आच्छादक होने की स्थिति में प्रतिलोम फलन डिफाइन किया जा सकता है। इनको दोनों को ध्यान से देख लिया। अब हमें त्रिकोणमितीय फंक्शन पर चर्चा करनी है और उनका इन्वर्स फंक्शन कैसे डिफाइन हो सकता है इसकी विस्तृत चर्चा हमें करनी है, क्योंकि हम इन चीज़ों को ध्यान से समझ सकते हैं, फिर हम आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो चूँकि हम एक फलन के बारे में जानते हैं कि एक समुच्चय से बी में परिभाषित फलन एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। तो एक फलन ए से बी का प्रतिलोम फलन भी परिभाषित करने के लिए एफ का एक की और आच्छादक होना अनिवार्य है, ये हम देख चुके हैं अभी। और समस्त त्रिकोणमितीय फलन जो प्रांत आर से सहप्रांत आर में डिफाइन है, अगर कोई प्रांतर सहप्रांत नहीं दिया हुआ तो हम आर से आर ही लेंगे। तो समस्त त्रिकोणमितीय फलन आर से आर में एक की आच्छादक नहीं होते। क्या नहीं होते? एक की आच्छादक नहीं होते। तो ये एक की आच्छादक नहीं होते तो इनके हम प्रतिलोम फलन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसका मतलब इन्हें हम एक की आच्छादक बनाना होगा, इसके बाद में इनका प्रतिलोम फलन डिफाइन किया जा सकता है। तो किसी फलन को एक की बनाने के लिए
तो प्रांत के अलग अलग अवयव की अलग अलग इमेज होनी चाहिए ना, तो एक एक की बनाने के लिए प्रांत में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि दो अवयव एक पे जा रहे हैं तो एक को हटा देंगे हम, प्रांत से ही निकाल देंगे। तो एक एक की बनाने के लिए किस में परिवर्तन करना होगा, प्रांत में परिवर्तन करना होता है, तथा आच्छादक बनाने के लिए सहप्रांत में परिवर्तन करना या सहप्रांत को बदलना पड़ता है, क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए। जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलता उसको हम सहप्रांत से निकाल ही देते हैं और जो बचेगा उसको सहप्रांत बना देंगे। तो सहप्रांत में परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी फलन को एक एक ही बनाने के लिए किस में परिवर्तन करना होगा, प्रांत में परिवर्तन, क्योंकि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव एक पे जा सकते हैं, तो एक को एक पे रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तथा आच्छादक बनाने के लिए सहप्रांत में परिवर्तन, क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, तो पूर्व प्रतिबिंब किसी का नहीं होगा तो उसको हटा देंगे, बाकी जिसका बचेगा उनको उतनों को ही रख लिया जाएगा। इस हेतु हम एक निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। एफ सच दैट आर सी आर में सच दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है पर विचार करते हैं। तो प्रांत भी आर है, सहप्रांत भी क्या है, आर है। तो अपने इसमें रेडियन या डिग्री में वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो इसमें डॉट डॉट डॉट, इससे पहले भी वैल्यूज़ है, इसका मतलब डॉट 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 हम चलते 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 -90, -60, -45, -30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये प्लस में ले लेते हैं, फिर डॉट 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 ऐसे ले लेते हैं। जो इनके हमें मान पता है वो डिग्रीज में वैल्यू हमने ले ली। तो इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पे है एफ एक्स इजल टू साइन एक्स, तो एक्स की वैल्यू या इसको थीटा कह सकते हैं, थीटा इजल टू साइन थीटा। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थीटा की वैल्यू लेता है और न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। तो ये थीटा का मान लीजिए, एक्स ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो -90 रख देते हैं, तो साइन -90 बराबर -1 हो गया। फिर -60 लेते हैं तो साइन -60 -√3/2, -45 -1/√2, -30 है -1/2 पे गया, 0 गया 0 पे, 30 है वो 1/2 पे, 45 1/√2 पे, 60 गया √3/2 पे, 90 गया -1 पे। अब ऐसे बहुत सारे मान हो सकते हैं। तो इसको देखने से तो ये लग रहा है कि ये एक ही आच्छादक है, लेकिन हमें पता है साइन का पीरियड कितना होता है, 2n या 2π होता है। तो हर 2π के बाद वो रिपीट करता है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। 180 का मान भी कितना होता है, 0 ही होता है। और 2π का मान 360 का मान भी 0। तो रिपीट करते तो बहुत सारे एक पे जाते हैं, इसलिए ये एक ही नहीं है। और साइन जितने भी वैल्यूज़ देता है वो -1 से 1 के बीच में देता है। तो परिसर -1 से 1 के बीच में साइन कितने डिग्री बराबर 2 होता है, बताइए। साइन कितने डिग्री बराबर 3 होता है, साइन कितने डिग्री बराबर 4 होता है। तो इधर 2, 3, 4, 10, 15 ये खाली रह गए, इनकी प्री इमेज मिल रही नहीं है, तो ये आच्छादक भी नहीं है और एक भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक पे जा रहे हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये एक ही आच्छादक नहीं है, इसका प्रतिलोम डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब इसका प्रतिलोम डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डॉट 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 वाले पॉइंट्स हैं इधर और इधर, इनको हम निकाल देंगे, हटा देंगे। तो अर्थात हम प्रांत को यही लेंगे, -90 से 90 के बीच में ले लेंगे। और परिसर क्या है, -1 से 1, तो इस सहप्रांत R को हटा के परिसर -1 से 1 है, उसी को ही हम सहप्रांत ले लेंगे। तो इस कंडीशन में आपको ये दिख रही है कि आच्छादक फलन बन जाएगा। तो इसका प्रतिलोम फलन हम यहाँ से यहाँ में आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए विवरण लिखा हुआ भी है। साइन nπ 0 होता है, 2π 3π 0, ये सारे 0 पे जाते हैं। तो बहुत सारे मान 0 पे जा रहे हैं, यानी बहुत सारी पुत्री है, पुत्री का पिता एक ही है, एक ही एलिमेंट पे जा रहे हैं, तो इसलिए एक ही हो नहीं सकता। और साइन 2n + 1π/2 भी -1n है। तो ये भी रिपीट होते रहते हैं, इनके मान रखते जाइए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z के लिए। तो एफ सच दैट आर से आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का परिसर -1 से 1 अपने पास आया ही था, और सहप्रांत आर के बराबर नहीं है, तो ये फलन एक ही आच्छादक नहीं है। तो इस स्थिति में इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं किया जा सकता। चूँकि हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रतिलोम फलन डिफाइन करना है, तो इसलिए इसको एक आच्छादक बनाना होगा। अब यदि हम प्रांत R की जगह है, यानी -90 से 90 के बीच में ले लें, -π/2 से π/2, जिसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो अलग अलग अवयव अलग अलग पे जा रहे हैं, अर्थात इसको -π/2 से π/2 भी लिख सकते हैं। ये कर दें, यानी
प्रांत आर की जगह ये प्रांत कर दें तब ये फलन एक एक ही हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, एक एक ही बन जाएगा तथा सहप्रांत आर की जगह अपने पास परिसर -1 से 1, सहप्रांत एक एक ही को 1 1 लिखा हुआ है, ये आप भ्रमित न हो जाएं, कोष्टक में 1 1 इंग्लिश में लिखा हुआ है, बन जाए तथा सहप्रांत आर की जगह परिसर क्लोज इंटरवल -1 to 1 कोई ले लिया जाए, तो सहप्रांत ले लिया जाए तो यह सहप्रांत अर्थात उस कंडीशन में परिसर सहप्रांत हो जाएगा, वो -1 से 1 हो जाएगा। उस स्थिति में फलन आच्छादक बन जाएगा अर्थात निम्न प्रकार से परिभाषित होगा। इस स्थिति में प्रतिलोम फलन डिफाइन किया जा सकता है। तो अब रिवर्स फंक्शन हो जाएगा, तो एफ सच दैट क्या है, जैसे अब हम ये ले लेते हैं, पहले एफ लिया हुआ है, तो एफ है वो -π/2 से π/2 सच दैट -1 to 1 सच दैट एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा। एक्स ले लीजिए या थीटा ले लीजिए, बात एक ही है। तो अब ये एक एक ही आच्छादक है, एक एक ही और आच्छादक है अर्थात प्रांत आर की जगह हमने -π/2 से π/2 ले लिया और सहप्रांत आर की जगह जो परिसर आ रहा था -1 से 1 है, क्योंकि समस्त थीटा के मान के लिए साइन है वो -1 से 1 के बीच में मान देता है। सच दैट एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सच दैट एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको गौर से देखते हैं, ये प्रांत -π/2 से π/2 और ये सहप्रांत अर्थात परिसर कह दीजिए इसको -1 से 1, तो ये -90 -8 है, -45 -30 0 30 45 60 90 लिया हुआ है। तो इस -90 -1 पे जा रहा है, क्योंकि साइन -90 होगा तो -1 पे, और -8 -√3/2 पे, -45 -1/√2 पे, -30 है वो -1/2 पे, 0 0 पे, और 30 है वो 1/2 पे, 45 1/√2 पे, और 60 है वो √3/2 पे, और 90 जा रहा है 1 पे। तो यहाँ से यहाँ पे लेते हैं, तो साइन 90 1 पे जाएगा, तो इधर से इधर क्या होगा, साइन इनवर्स 1। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिग्री में वैल्यूज़ लेते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 न्यूमेरिकल, जबकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं और डिग्री में मान देते हैं। तो साइन इनवर्स 1 90 डिग्री, साइन इनवर्स √3/2 60, साइन इनवर्स 1/√2 45, साइन इनवर्स 1/2 30, साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स -1/2 -30, ऐसे ही और लिखे जा सकते हैं। तो ये एक ही आच्छादक होने की स्थिति में ये इधर से इधर डिफाइन किया जा सकता है। तो इधर से इधर ये फलन हुआ तो इसका प्रांत ये हो गया और ये सहप्रांत हो गया। इधर से इधर फलन का ये प्रांत, ये सहप्रांत, और इधर से इधर फलन का ये प्रांत और ये सहप्रांत। इसमें ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई थीटा है तो थीटा की एफ इमेज इधर क्या आएगी, एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा का मान रखेंगे, जैसे साइन 90 वो 1 पे गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू आई, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्स से लिखा, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा एक तरह से, और साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो इधर से इधर चलते हैं तो एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स है, जो कि थीटा के बराबर होगा। तो त्रिकोणमितीय फलन से रिलेटेड ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स देता है, साइन थीटा एक्स है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। जैसे साइन 90 बराबर अर्थात साइन 90 या π/2 लिख दीजिए, वो 1 के बराबर होगा तो साइन इनवर्स 1 है वो π/2 के बराबर आएगा। इस तरफ एक ये ध्यान देने योग्य बात है कि साइन इनवर्स एक्स है, उसका मतलब साइन एक्स की घात -1 हो, यह जरूरी नहीं है। साइन एक्स की घात है -1 तो इसके बराबर नहीं होता, ये पूरे का घात -1 नहीं है। इनवर्स इधर से इधर प्रतिलोम फलन है, ये इसके बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना, साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन एक्स की घात -1 नहीं लगा दे तो ये गलत है। तात्पर्य ये ध्यान रखना, प्रतिलोम फलन इस तरफ से इस तरफ डिफाइन होता है। अब जैसे हमने साइन पर विस्तृत रूप से चर्चा की, उसी प्रकार हम कोस पर विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं, टेन पे, कोट पे, सेक पे, कोसेक पे, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय खर्च हो जाता है। इसलिए एक पर आपको विस्तृत रूप से समझा दिया है तो दूसरों को आपको याद रखना चाहिए। और इसमें भी एक सारणी अपने आगे बनाई हुई है, उसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं।
और पुस्तक में जो लिखा हो उसको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़े, क्योंकि पुस्तक है उसका हर पेज विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी के ज्ञान में बहुत ही उपयोगी और सहायक होता है। तो अब हमने ये सारणी बना दी है, जो ये मुख्य सारणी है यही बहुत ही उपयोगी है इस चैप्टर या इस अध्याय के लिए। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है मैथमेटिक्स में। तो ये दिया हुआ है अपने पास फंक्शन है और इसका प्रांत दिया हुआ है सहप्रांत, जिसको परिसर या मुख्य शाखा भी कहा जाता है। मुख्य शाखा या प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू भी कहा जाता है। अब यहाँ पे पहले लिया हुआ साइन इनवर्स एक्स। तो एक एक या छदक में प्रतिलोम डिफाइन हो सकता है, अपने को पता है। तो साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 की वैल्यू देंगे तो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। कोस इनवर्स एक्स में भी -1 से 1 के बीच में देंगे। एक या छदक होगा तभी फलन डिफाइन किया जा सकता है, वो 0 से π के बीच में आएगा। टेन इनवर्स एक्स में आप सारी वैल्यूज़ दे सकते हैं r, तो वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, क्योंकि टेन माइनस अनंत से अनंत के बीच में रखोगे तो -π/2 π/2 अनंत को शामिल नहीं करते, इस हिसाब से ओपन इंटरवल ले लिया जाता है। और कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू r, तो ये 0 से π के बीच में आएगा मुख्य शाखा। और सेक इनवर्स एक्स है r -1 से 1, तो ये 0 से π -π/2 निकाल देते हैं, क्योंकि अब अपने को पता है सेक कितने डिग्री बराबर 0 होता है, तो सेक कितने डिग्री 0 होता ही नहीं है। तो ऐसे ही इसमें से ये यहाँ पे π/2 निकाल दिया जाता है, क्योंकि इस पे इनफाइनाइट बन जाता है। तो ये एक्सेप्ट अलग क्वांटिटीज़ है उसको निकाल दिया जाता है इसमें से, 0 से π में से π/2। फिर कोसेक -1 से 1 के बीच में। अब अपने को इसमें भी पता है कोसेक कितने डिग्री बराबर 1/2 होता है, होता ही नहीं है। कोसेक कितने डिग्री बराबर 0 होता है, ये भी नहीं होता। तो r -1 से 1 और ये -π/2 से π/2, इसमें से 0 निकाल दिया जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, इसको आपको याद करना है। इसका याद करने का तरीका भी हम बता देते हैं। इसमें याद करने का पहले तो आप ये क्रम याद रखिए, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये ध्यान रखना है। और इसमें आपको ये याद रखना है क्लोज, ये क्लोज इंटरवल है तो क्लोज क्लोज ओपन ओपन क्लोज क्लोज, आसानी से याद हो जाएगा। क्लोज क्लोज ओपन ओपन क्लोज क्लोज, क्लोज क्लोज ओपन ओपन क्लोज क्लोज। वैल्यूज़ दो ही चल रही है, -π/2 से π/2 और इसमें 0 से π। अब ओपन इंटरवल में लिख देते हैं वही -π/2 से π/2 और ये 0 से π। फिर ये इधर वाली वैल्यूज़ आएगी, इधर वाली 0 से π क्लोज में लिखनी है और इसमें से π/2 बीच की वैल्यू निकाल देनी है। फिर अगली लिखनी है -π/2 से π/2 और इसमें बीच की वैल्यू 0 निकाल देनी है, क्योंकि कोसेक 0 इनफाइनाइट बनता है। और ये प्रांत भी देखो -1 से 1, दो एक जैसे हैं, r और r में से -1 से 1 के ऊपर इंटरवल में निकाल देते हैं। तो क्लोज क्लोज ओपन ओपन क्लोज क्लोज, तो ये आसानी से आपको याद हो सकता है। इसको आपको याद करना है, क्योंकि ये सवाल में बहुत ज़्यादा काम आता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अब ये एक महत्वपूर्ण नोट लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय फलन डिग्री या रेडियन में मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जबकि अंकिक मान देते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री 1/2 डिग्री या रेडियन में ले रहा है और दे रहा किस में है, न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अंकिक मान लेते हैं, जबकि डिग्री मान देते हैं। यहीं पे साइन इनवर्स 1/2 है, वो 30 डिग्री हो जाएगा, या 30 को π/6 में लिखा जा सकता है। और इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन इनवर्स √3/2 है, वो 60 डिग्री या π/3 होगा। अब आपकी सुविधा के लिए हमने पूरी टेबल बना दी है, फिर भी आप जो पीछे वाली टेबल बताई है उसी को भी विशेष रूप से याद रखें। और समझने की दृष्टि से हमने ये त्रिकोणमितीय फलन की यहाँ से यहाँ तक त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बना दी है टेबल, और यहाँ से यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की है। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर पे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक लिए हुए हैं। टेन थीटा साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है, और कोट कोस अपन साइन होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, और कोसेक 1/sin थीटा होता है। इनका प्रांत r है, और टेन क्या है, कोस कहाँ पे 0 होता है, 2n + 1 π/2 से। प्रांत किसे कहते हैं, x के उन मानों का समुच्चय जिनमें से दिए गए फलन क्या सुपरिभाषित हो। तो सुपरिभाषित का मतलब है एक अच्छी यानी इनफाइनाइट सुपरिभाषित है नहीं, इसलिए उसको निकाल दिया जाता है।
तो कोस कहाँ पे अनंत बनता है 2n + 1 π/2 से, तो r में से 2n + 1 π/2 निकाल दिया जाता है, तो ये प्रांत है। ऐसे साइन कहाँ पे 0 बनेगा, ये सॉरी कोस कहाँ पे 0 बनता है वो निकाला है, तो ये अनंत बन जाएगा ना 10। और ऐसे ही साइन कहाँ पे 0 बनेगा तो उसको निकाल देंगे, तो r - nπ 0 बनेगा, तो nπ पे 0 बनता है sin nπ 2nπ। और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो कोस जहाँ पे 0 बनेगा वहाँ पे sec अनंत बनेगा 2n + 1 π/2। ऐसे कोसेक में से r - nπ, साइन जहाँ पे 0 बनेगा वहाँ पे कोसेक अनंत बन जाएगा। तो ये इनके प्रांत हो गए। अब इनके सहप्रांत भी r r r r r r लिया है। अब ये r मिलके कितने को कवर करता है, ये परिसर भी लिखा हुआ है, क्योंकि साइन में -1 से 1 के बीच में मान देता है, तो परिसर ये है। कोस भी -1 से 1 के बीच में देता है, और टेन है वो पूरा अनंत से अनंत अर्थात r में देता है। ऐसे कोट भी अनंत से अनंत में देता है, क्योंकि टेन 90 का मान अनंत होता है और टेन -90 का मान माइनस अनंत होता है। ऐसे कोट भी परिसर r होगा, और सेक में परिसर क्या होगा, r - 1 से 1 के बीच में, क्योंकि सेक कितना डिग्री है वो अपने पास 0 होता ही नहीं। सेक कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है। ऐसे ही कोसेक कितना डिग्री 0 होता है, कोसेक कितना डिग्री 1/2 होता है। तो ये -1 से 1 के बीच में वैल्यूज़ देते ही नहीं है। तो सेक और कोसेक में से r - -1 से 1 तो इनका प्रतिलोम फलन डिफाइन कर, लेकिन इनको एक ही छेदक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रांत में परिवर्तन कर देते हैं सभी में। तो ये प्रांत में परिवर्तन है, इन प्रांत में परिवर्तन कर दिया, ये प्रांत में परिवर्तन कर दिया, और जो परिसर है वो परिसर ही सह प्रांत बना दिया, परिसर सह प्रांत बना दिया, इसलिए एक छेदक हो जाएंगे। जो परिसर है यहाँ पे, जो परिसर है वही हमने सह प्रांत या परिसर यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रांत में परिवर्तन ये हुआ, इसके अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं। तो ये -π/2 से π/2 -1 से 1, ये क्या छेदक होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब ये कोस इधर से इधर क्या छेदक होगा, टेन इधर से इधर क्या छेदक होगा, और कोट और कोसेक कैसे होगा, और ये सॉरी सेक कैसे होगा, और इधर कोसेक होगा। तो इनका इन्वर्स डिफाइन करना है, वो इधर से इधर होगा, तो साइन इन्वर्स x - 1 से 1, और ये -π/2 से π/2। ऐसे कोसेक इन्वर्स है वो -1 से 1 के बीच में 0 से π, और टेन इन्वर्स x है वो क्या होगा, r से -π/2 से π/2। ये इधर चलता जाएगा, तो यहाँ पे ये परिसर जो है वो प्रांत बन जाएगा, और जो प्रांत है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे परिसर या सह प्रांत। तो ये पूर्व सारणी में भी दिया हुआ अपने पास, तो ये इधर से इधर डिफाइन कर दिया। ऐसे ही सेक इन्वर्स को भी इधर से इधर डिफाइन कर दिया, और कोसेक इन्वर्स को भी इधर से इधर। तो याद इतनी सारणी आपको याद रखनी है, ये समझने की सुविधा की दृष्टि से हमने आपको बताई है। इसको आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, ये याद रखना है। मुख्य शाखा क्लोज क्लोज ओपन ओपन क्लोज 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 ओपन ओपन क्लोज क्लोज, -π/2 से π/2, 0 से π, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, 0 से π, 0 से π, फिर π/2 निकाल देते हैं, -π/2 से π/2 इसमें से 0 से निकाल देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा इसको आपको ध्यान से देखना है। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना है। टिल देन, जय श्री राम।